अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब ठीक होंगे। ये एक पीपीटी है नर्सिंग प्रोसेस की। इसमें हम सारे वही स्टेप डिस्कस करेंगे जो कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने पढ़े होंगे और इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। हर स्टेप पे अलग अलग वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे ऑलरेडी वीडियोस जो है वो बनी हुई है। तो वीडियो का जो है वो ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम भी ज़ाया हो जाएगा और एक चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो दोबारा क्यों उस पर टाइम ज़ाया करें। इसमें जस्ट टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, जो चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस है तो ये आपको पता है कि ये एज अ सिस्टमेटिक, पेशेंट सेंटर एंड गोल ओरिएंटेड। सिस्टमेटिक का मतलब ये कि ये एक तरतीब से किया जाता है, इसके पूरे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन स्टेप से आपने गुजरना होता है और आपने पेशेंट सेंटर्ड लिखा होता है ना। तो पेशेंट सेंटर का मतलब ये कि पेशेंट की हालत को देख के, पेशेंट के मसले को देख के आपने उसके मुताबिक जो है वो प्रोसेस करना होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या है। और इसके अलावा गोल ओरिएंटेड मतलब ये कि आपने एक टारगेट रखना होता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट किसी मसले के साथ आया है तो आपका टारगेट क्या होगा कि आप जो नर्सिंग प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आखिर में आपका टारगेट या गोल ये होगा कि मैं उसको यहाँ से सही करा के भेजूँ, मतलब मेरे हाथ से वो बिल्कुल ठीक हो के जाए, या फिर उस तरह मैं उसका जो है ख़्याल रखूँ, उसकी केयर करूँ, या फिर इस तरीके के जो है नर्सिंग प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करूँ कि वो यहाँ से ठीक हो के जाए। तो आपका जो गोल होगा वो मतलब उसका ठीक होना होता है। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड होता है, पेशेंट सेंटर होता है और एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें अगर किसी तरीके कार में है तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। स्पेशली नर्सिंग प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं तो नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, इट्स साइक्लिक एंड डायनामिक नेचर। साइक्लिक मतलब ये कि एक साइकिल की जैसे इसका होता है कि स्टार्ट से लेके एंड तक और फिर दोबारा स्टार्ट, अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ तो दोबारा से वो चीज़ स्टार्ट होगी, तो साइक्लिक है। डायनामिक मतलब ये कि हर पेशेंट के लिहाज से ये चेंज होता रहेगा, ज़रूरी नहीं कि एक ही किस्म का जो तरीक़ाकार है वो आप हर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करो। और क्लाइंट सेंटर्ड, इसमें दोबारा वही आ गया, पेशेंट सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड वही एक चीज़ें। ठीक है, और आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजंस लेते हो। ये पूरा जो है नर्सिंग प्रोसेस होता है। इसके जो है कुछ पर्पस होते हैं, जैसे कि आप मरीज़ के हेल्थ कंडीशन या हेल्थ स्टेटस के बारे में मालूम करो कि वो कितने हद तक वो बीमार है या सही है। ठीक है, और उसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा आप उसको जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए आप किस तरीके के प्लान बनाओगे और फिर आगे जाके उस चीज़ के ऊपर किस तरीके से आप अमल करोगे, जिसकी मतलब मरीज़ को ज़रूरत है, आप उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करोगे और उसका जो मसला है उसको आप कैसे हल करोगे। ये सारी चीज़ें जो है नर्सिंग प्रोसेस के पर्पसेस होते हैं। इसमें फिर से वही कि नर्सिंग प्रोसेस जो है साइक्लिक है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, मतलब इसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, एक तरतीब होती है, उसको देख के हम जो है वो मतलब चीज़ें करते हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ द साइकिल केयर में बी टर्मिनेटेड इफ़ गोल्स आर अचीव्ड। और जब ये साइकिल ख़त्म होता है तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे जो गोल्स थे वो अचीव हो गए, वो हमें मिल गए, ठीक है, हमने अपना काम सही से कर दिया, तो वो केयर या वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं हुए तो फिर हम उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे। ठीक है, और अपने जो हमने पहले काम किया था उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस लेके आएंगे ताकि जो पहले काम नहीं हुआ अब वो इस दफ़ा हो। ठीक है, तो मॉडिफाई करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आप एड पाई से याद रख सकते हैं, एड पाई। ठीक है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवॉल्वेशन, इसके 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। ये आपको इसके थोड़े बहुत ओवरव्यू बताए गए हैं और अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको सारा सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। जैसे असेसमेंट में हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी हेल्थ स्टेटस देखते हैं। ठीक है, दूसरा है डायग्नोसिस में फिर उसकी बीमारी मालूम करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। फिर है प्लान, तो प्लान में हम
एक प्लान बनाते हैं, अपने लिए एक गोल सेट करते हैं, मैंने ये काम करना है, ठीक है। दूसरा जो है इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये कि जो प्लान आपने बनाया अब आप उसके ऊपर अमल करो, कि जो आप कह रहे हो कि मैंने ये काम करना है, इसको मैंने ठीक करना है, तो उस ठीक करने के लिए आपने क्या क्या करना होगा, जो प्लान आपने बनाया उसके ऊपर आप अमल करोगे, इम्प्लीमेंटेशन। और इवॉल्वेशन ये कि आखिर में जो रिज़ल्ट आएगा वो इवॉल्वेशन होगा, ठीक है। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट वही है कि एज ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, मतलब ये कि आप मरीज़ से जो है डेटा लेते हो, ठीक है। वैलिडेशन उसको सही साबित करती है कि वह सही बोल रहा है, या एनालाइज भी वही सी चीज़ें, एंड कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट डेटा, पेशेंट से डेटा लेते हो, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हो। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उससे पूछते हो आपका नाम क्या है, आपका जॉब क्या है, आप जो है कहाँ से आते हो, आपको मसला क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप पेशेंट से पूछते हो, और स्पेशली जब वो आता है और आंखों में आप उसकी बीमारी या उसके बॉडी में जो चीज़ें, जो मसला है उसको देखने की कोशिश करते हो या ख़ुद से ही मालूम करने की कोशिश करते हो, ये क्या होता है, असेसमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका असेसमेंट कब सही होगा या कब बेस्ट होगा, जब आपके सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट और कंप्लीट होंगे, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब असेसमेंट के इनिशियल, प्रॉब्लम और इमरजेंसी असेसमेंट और टाइम लैप्स असेसमेंट। इसके कुछ टाइप्स, जैसे कि इनिशियल असेसमेंट, जब पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ और आपने जो है उसी वक्त उसका असेसमेंट किया, पहले आपने जो है उसके प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम मालूम की, ठीक है, वो होगा इनिशियल, शुरुआती असेसमेंट जिसको हम कहते हैं। दूसरा है प्रॉब्लम फोकस में मतलब ये कि पेशेंट जिस मसले के साथ आपके पास आया है, ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को फोकस करके आप जो है उससे इंफॉर्मेशन लेते हो, उससे जो है वो मालूम करते हो। जैसे कि इनिशियल में आप आएगा तो आप उसकी पूरी बॉडी देखोगे, उससे नाम पूछोगे, उसके जो है मतलब बीमारी के बारे में पूछोगे, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस्ड में आप एक मसले के ऊपर फोकस करोगे, जैसे कोई बंदा मलेरिया के साथ आया है तो आप उससे पूछोगे कि साइन सिम्टम क्या होते हैं, कब ये अच्छे होते हैं, कब बेटर होते हैं, कब वर्स होते हैं, ठीक है। कभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्या आपने कोई इसके हवाले से ड्रग वगैरह ली है, या आपने कोई रेमेडी इस्तेमाल की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मतलब प्रॉब्लम को फोकस करें, आप पूछते हो, तो ये प्रॉब्लम फोकस। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है कि जब कोई मरीज़ आपके सामने इमरजेंसी सिचुएशन में आता है, जैसे किसी को जो है वो स्टेबिंग हुई है, मतलब किसी ने जो है किसी को चाकू मारा है, ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, तो आप जो है उस टाइम जब असेसमेंट करते हो वो इमरजेंसी असेसमेंट है। और टाइम लैप्स क्या होता है कि आपके पास एक मरीज़ होके गए और अब दोबारा आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो जो मतलब क्या कहते हैं कि दोबारा आता है ना चेकअप के लिए, तो वो टाइम लैप्स्ड असेसमेंट होगा। शेड्यूल या फिर पेशेंट शेड्यूल्ड असेसमेंट भी हम कह सकते हैं कि कुछ वक्त दोबारा जो कुछ टाइम बाद जब वो आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डेटा लेते हैं। आपको पता है कि असेसमेंट जो है वो डेटा है, तो डेटा के भी दो टाइप्स है, एक है सब्जेक्टिव डेटा, एक है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो कि पेशेंट आपको बताएं, ठीक है, उसके साइन सिम्टम्स और वो सारी चीज़ें जो कि पेशेंट आपको ख़ुद बताएं। जैसे पेशेंट आपको बताए कि यार मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे इस टाइम बुखार आता है, यहाँ पे जो है इस तरह का मुझे घबराहट होती है, ये सारी चीज़ें जब पेशेंट आपको बताएं वो होगा सब्जेक्टिव डेटा। और इसमें जो है आप उसकी फीलिंग्स, वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें देखोगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है कि आप अपने तरफ से क्या नोट करते हो उसके बॉडी में। जैसे आपने नोट किया कि उसकी कलर जो है वो बिल्कुल येलो हुई है, या बहुत ज़्यादा रेड है, या उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, जो कि आप चेक करते हो थ्रू योर फिंगर्स या थ्रू योर एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। अच्छा, जैसे कि इसके आपको एग्जांपल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ सोर्सेज होते हैं, मतलब किस किस से आप डेटा ले सकते हो। जैसे प्राइमरी सोर्स है, तो प्राइमरी सोर्स जो पेशेंट होता है वो प्राइमरी सोर्स है, और उसके फैमिली मेम्बर या फिर उसके रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स वगैरह आप देखते हो, उससे कोई अंदाज़ा लगाते हो, तो वो सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। अच्छा जी, डेटा कलेक्शन ज़ाहिरी बात है किस किस तरीके से लेकर ऑब्जर्विंग, मतलब उसको देख के आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या फिर उससे पूछ के इंटरव्यू के ज़रिए, और एग्जामिनिंग मतलब उसके बॉडी चेक करके आप ले सकते हो। 3 तरीक़ों से आप डेटा ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको बताया गया है कि आइडेंटिफाई 11 हेल्थ पैटर्न्स एंड ऑर्गेनाइज पे, मतलब इसके जो है 11 तरीके उन्होंने बताए। गॉर्डन 1994 में उन्होंने डेटा लेने के 11 तरीके बताए हैं, ठीक है। वो 11 तरीके जो है
यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहले जो है आप उसका हेल्थ देखोगे, फिर उसका न्यूट्रिशन, फिर उसके जो है एलिमिनेशन मतलब बाउल जो होता है ना, ठीक है, इस तरीके से आप जो है उसका असेसमेंट करोगे, फिर उसका एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट, फिर उसका कोग्निटिव मतलब जहनी तौर पर वो कितना सही है, इसके अलावा स्लीप, रेस्ट और ये सारी चीज़ें, सेल्फ परसेप्शन मतलब अपने बारे में वो क्या सोचता है, लोगों के बारे में क्या सोचता है, रोल, रिलेशनशिप, उसके जो है फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है, लोगों के साथ किस तरह रिलेशनशिप है, सेक्सुअलिटी या फिर रिप्रोडक्टिव बच्चे हैं नहीं है, या जो है सेक्सुअली वो एक्टिव है यानी ये सारी चीज़ें। इसके अलावा स्ट्रेस टॉलरेंस या कॉपिंग मतलब कितना उसके अंदर बर्दाश्त करने की वो सलाहियत है, और इसके अलावा वैल्यू, बिलीफ, उसका अकीदा, उसका मज़हब, उसका दीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा स्टेप जो है इसके अंदर वो है डायग्नोज जो है सेकंड फेज़ है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ को या एक बीमारी को मुकम्मल तौर पर, सही तौर पर मालूम करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमने डेटा लिया है मरीज़ से, जो भी चीज़ें उन्होंने हमें बताई है, ठीक है, अब उसको हम उससे एक बीमारी निकालते हैं कि ये जो सारी चीज़ उसने मुझे बताई ये किस बीमारी की वो है। तो नेंडा के हवाले से इसकी वो डेफिनेशन बताई गई है कि अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, मतलब एक बंदे से हमने रिस्पॉन्स लिया, ठीक है, और उसका जाके आगे हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, मतलब उस डेटा को जज करते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो मतलब एक किस बीमारी के ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोज कहते हैं। नेंडा का मतलब क्या है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको पता होने चाहिए, अक्सर इस तरीके की चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हो, उसके थोड़े बहुत आपको नेंडा की हिस्ट्री बताई गई है, यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ मतलब डायग्नोसिस के हवाले से या नर्सिंग डायग्नोज जब आप करते हो तो आपको उसके हवाले से एक तरतीब बताई गई है कि सबसे पहले आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। आप जो है सबसे पहले एयरवे देखोगे, ब्रीदिंग देखोगे, उसके बाद सर्कुलेशन, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी मतलब कोई माजूरी या कोई बॉडी में कोई चीज़ तो नहीं, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पहले 3 चीज़ें, इसकी वजह से बंदे की ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी का दारोमदार इन चीज़ों पे होता है। अगर ये सही नहीं है तो बाकी चीज़ें आप क्या चेक करोगे, तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है। बाकी फिर उसके बाद डिसेबिलिटी, फिर एनवायरमेंटल एक्सपोजर, फिर पेन, उसके बाद पेन पे आओगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट और इमोबिलिटी मतलब ये कि अगर वो मूव नहीं करेगा तो आपने उसके लिए मैनेजमेंट करना है कि वो मतलब एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। एलिमिनेशन मैनेजमेंट जो कि मैंने पहले बता दिया। फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, अगर उसको किसी चीज़ से तकलीफ़ है वो आपने ख़त्म करना है। सेफ्टी मैनेजमेंट करना है, और फिजियोलॉजिकल केयर मतलब उसकी बॉडी का ख्याल रखना है। अच्छा, ये आपको उसके एग्ज़ाम्पल बताए गए हैं, यू कैन सी दैट। इसके अलावा आपको मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस में फ़र्क बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर बनाता है कि डॉक्टर अपने हवाले से जो है वो क्या करता है कि एक बीमारी को पहचानने की कोशिश करता है, वो क्या कहलाता है, मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जब एक नर्स करता है, इसके दरमियान आपको फ़र्क बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम मेडिकल डायग्नोसिस में बीमारी मालूम करते हैं, और इसमें जो है हम उस बीमारी के रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस करते हैं कि मरीज़ जो है वो मतलब अनहेल्दी है तो ये किस वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा सेम रिमेन सेम फॉर एज लॉन्ग एज द डिजीज़ इज़ प्रेजेंट, मतलब मेडिकल डायग्नोज में अगर बीमारी है तो ज़ाहिरी बात है वही सेम डायग्नोज होगा बीमारी जब तक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन नर्सिंग डायग्नोज में वो डे टू डे चेंज होता है, जिस तरह आपकी हालत ख़राब होती है या अच्छी होती हैं तो फिर अच्छे और बुरे हालत के मुतासिबत से वो डायग्नोज चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम्पल बताए गए हैं, यू कैन सी दैट। अच्छा जी, इसके अलावा टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोज, नेंडा डिस्क्राइब 5 टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोज। आपको एक्चुअल, रिस्क मतलब एक्चुअल तो जो बिल्कुल सही डायग्नोज है, रिस्क मतलब ये कि रिस्क वाला जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है। वेलनेस और सिंड्रोम, ठीक है, ये इसके कुछ आपको टाइप्स बताए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा द नर्सिंग डायग्नोसिस है 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो इसका क्या होता है, प्रॉब्लम जो है वो क्या है और मेन मसला क्या है। दूसरा जो है जो कंपोनेंट दैट इज़ ईटियोलॉजी मीन कि किस वजह से हुआ है, उसके जो कॉजेज़ है वो क्या है, ठीक है। और नंबर 3 इज़ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये कि
जो मसला है, मसले का भी पता चल गया, उसके कॉज का भी पता चल गया, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक किए गए, बीमारी का आपको पता कैसे चला, उसके साइन सिम्टम क्या है, मैनिफेस्टेशंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती है। अच्छा, ये भी वही बताया गया। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता है कि आपने जो मतलब असेसमेंट किया, उसके बाद आपने डायग्नोस किया, ठीक है, आपको पता चल गया कि बीमारी क्या है। अब उसके बाद आप प्लान करोगे और मरीज़ का इलाज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ अ डिलिबरेटिव सिस्टमेटिक फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप एक डिसीजन लेते हो कि मैंने ये काम करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए मैंने क्या क्या करना है, तो वो जो है प्लानिंग में आएगा, ठीक है। प्लानिंग में जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हो पेशेंट के हालत के हवाले से, और फिर आगे जाके उसके ऊपर जो है अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो वो मतलब पूरे आपके स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। प्लानिंग के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल प्लानिंग, फिर ऑनगोइंग प्लानिंग और इसके बाद डिस्चार्ज प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग क्या होता है कि जब आपके पास कोई मरीज़ आया, उसने एडमिशन मतलब एडमिट हो गया आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो उसको देखोगे और शुरुआती आपका जो प्लान होगा कि अब मैंने क्या करना है आगे, ठीक है। आपके पास कोई पेशेंट आया, एडमिट हुआ, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, इनिशियल प्लानिंग। ऑनगोइंग मतलब जो आपके पास एडमिट है, दो दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, और उस दिन आप उस दौरान आपका उसका जो ख्याल रख रहे हो आप, उसका जो जैसे सुबह है और आपने सोचा है कि मैं जो है 3 बजे इसका मैंने ये काम करना है, तो ये क्या है, ऑनगोइंग प्लानिंग है, ठीक है, कि आपके पास एडमिट है और उसी दौरान आप कुछ काम करने का सोच रहे हो, दैट इज़ ऑनगोइंग। डिस्चार्ज क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज। मतलब ये कि जब मरीज़ आपके हाथ से होके जाएगा, डिस्चार्ज होके जाएगा, तो फिर आपने जो है मरीज़ को क्या क्या चीज़ें बतानी है, किस तरीके से उसको ये बताना कि आपने आपका ख्याल कैसे रखें, ठीक है। उस डिस्चार्ज के बाद क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो क्रूशल पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मरीज़ अपना आपका ख्याल कैसे रखे, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग में वो आएगा और ये आप सब कुछ मरीज़ को बताओगे। इसके बाद है गोल्स वर्सेस आउटकम। ये भी प्लानिंग में आता है कि मतलब प्लानिंग आप बनाओगे तो ज़ाहिर बात है आपका उसमें गोल होगा। गोल मतलब ये कि एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है कि आप जो है मरीज़ का कैसे ख्याल रखोगे कि वो सही है। दूसरा क्या होगा, आउटकम। जैसे गोल तो ज़ाहिर बात है सबका गुड गोल होता है कि मेरे पास जो मरीज़ है वो सही हो के जाए, ठीक है। लेकिन आउटकम क्या होते हैं कि आप जो केयर कर रहे हो, उसका जो प्लान आप कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसका आउटकम, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो आउटकम कहलाता है, ठीक है। डिज़ायर्ड आउटकम वो या तो सही होगा या फिर गलत होगा, या मरीज़ सही हो के जाएगा, या फिर खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो ये डिज़ायर्ड आउटकम होता है, ये वही आपको बताया गया है, ठीक है। अच्छा, आउटकम में भी आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब आपके जो आउटकम होते हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। जिस तरह मतलब कोई आप मरीज़ को ठीक करना चाहते हो तो शायद उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसके लिए कम टाइम चाहिए हो। तो टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्मार्ट इज़ एक्रोनिम फॉर द गाइडलाइन नर्सेस शुड यूज़ व्हेन सेटिंग देयर गोल्स। मतलब जब आप कोई गोल सेट करते हो अपने लिए, ठीक है, तो आपके जो आउटकम्स है या आपके जो गोल्स है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट एक एक्रोनिम है, एक चीज़ है, ठीक है, जिसमें ऐसे स्पेसिफिक आता है कि मतलब स्पेसिफिक सही गोल होने चाहिए, मैंने ये काम करना है, ये चीज़ मैंने अचीव करनी है। मेजरेबल के जिस पे काम कर सकता हो कोई बंदा। अचीवेबल, जो गोल आपने सेट किया वो अचीवेबल हो, ऐसा भी नहीं है कि अब बंदा मरने वाला है, उसका कैंसर है और आप जो है लास्ट स्टेज का, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो इसका कैंसर ख़त्म करके रहूँगा, और वो ख़त्म होने का मतलब पॉसिबल नहीं हो, तो ये अचीवेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह के गोल आपने नहीं सेट करने। रेलेवेंट, बीमारी के साथ रिलेटेड चीज़ें अपने, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है और आप उसका मलेरिया के जैसे ख्याल रख रहे हो, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है, या इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उस तरीके से ठीक हो जाएगा। इस तरह टाइम बेस के आपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर, आपके पास टाइम लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा है कि एक स्पेसिफिक टाइम, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल तक या 1-2 महीने तक आपके पास पेशेंट पड़ा रहे, नॉट दैट, ठीक है। तो ये स्मार्ट आपके वो होनी चाहिए। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन,
इम्प्लीमेंटेशन मतलब वही जो आपने गोल सेट किए हैं, जो आपने प्लान बनाया उसके ऊपर आपने अमल करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ये कह रहे हैं नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ एनी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन क्लिनिकल जजमेंट एंड नॉलेज दैट अ नर्स परफॉर्म। मतलब ये कि आप एक नर्स है वो अपना नॉलेज और अपना क्लिनिकल जजमेंट, अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने मरीज़ को अच्छा करने की, उसको उसके हेल्थ को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ये सारी चीज़ें एक गोल के मुताबिक होगी, एक प्लान के मुताबिक होगी, ठीक है। इसमें आपको वही गाइडलाइन बताई गई है कि आपके जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो डायग्नोज से रिलेटेड होनी चाहिए, कि जो बीमारी है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके जो सेफ़ और एफिशिएंट हो। सेफ़ मतलब ये कि मरीज़ को उससे कोई ख़तरा ना हो, उससे मरीज़ की जान को कोई ख़तरा ना हो, और मरीज़ के लिए वो अच्छे हो, एफिशिएंट हो। अच्छा, और इसके अलावा इन टर्म रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज़, टाइम एंड रिसोर्सेज। जितने आपके पास रिसोर्सेज है या जितना आपके पास टाइम है, उन सब चीज़ों के अंदर आपका प्लान पॉसिबल हो। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप जो है बहुत ही कोई बड़ा आपने प्लान बनाया और आपके रिसोर्सेज के मुताबिक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कंपेटेबल विद द पेशेंट्स वैल्यूज़, बिलीव्स एंड कल्चरल एंड साइको सोशल बैकग्राउंड। और ऐसा भी कुछ आपने नहीं करना, या गैर अखलाकी चीज़ें जो होती हैं ना, नहीं करनी चाहिए। कि एक पेशेंट का जो है किसी चीज़ पे बिलीफ नहीं है, या आप कहते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट का मज़हब चेंज है और आप उसको अपने मज़हब की वो चीज़ें करवा रहे हो, तो वो जो है वो साइकोलॉजिकली वो नहीं मानेगा, ठीक है। तो कि मतलब नहीं होता अच्छा, तो आपने वो चीज़ अपने प्लान्स में शामिल नहीं करनी। प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसका तरीका क्या होता है कि आप पेशेंट को दोबारा असेस करोगे, उसके जो नीड्स है या उसकी जो ज़रूरियात है वो देखोगे, फिर अपना जो है प्लान उसके ऊपर अप्लाई करोगे, उसको केयर दोगे, ठीक है। और जो भी काम आप करोगे या जो भी आपने केयर दिया, जो भी आपने उसमें चीज़ें इस्तेमाल की, ठीक है, वो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, मतलब लिखोगे। इवन कि आपको डॉक्टर भी कुछ बता रहा है ना कि आप मरीज़ का ये काम करो, तो आप डॉक्टर से भी डॉक्यूमेंटेशन लोगे, डॉक्टर को बताओ कि ये मुझे लिखे दो, ठीक है। अगर खुदा ना खासा पेशेंट को कुछ हो जाए तो फिर वो आपके ऊपर ना आए कि हाँ ये तो आपने किया था, ये तो आपने ख़ुद से किया था। अगर डॉक्टर भी आपको कुछ बता रहे तो डॉक्टर से भी आपने डॉक्यूमेंटेशन में वो बात लिख के लेनी है कि आप, अगर डॉक्टर आपको बता रहे कि भाई कैथेटर पास कराओ, तो डॉक्टर को चाहिए कि वो आपको लिख के दे। अगर वो उसने आपको लिख के नहीं दिया तो आप उनको बताओ कि भाई ये मुझे डॉक्यूमेंट करके दे दो, ठीक है। तो जब तक वो आपको डॉक्यूमेंट करके नहीं देता तब तक वो आप काम नहीं करोगे। अब अगर आपने ख़ुद से कर दिया और उससे आगे जाके कोई मसला हो गया तो फिर आप ही उसके ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 4 स्टेप है और ये डूइंग स्टेप होता है। मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि अपने प्लान के ऊपर अमल करने का स्टेप होता है, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे कि मॉनिटरिंग करोगे, मतलब ये कि पेशेंट को देखोगे, उसके सिचुएशन, वाइटल साइंस, उसको पेशेंट को टीच करोगे, अपने आप का ख्याल कैसे करोगे, अपना फर्दर उसका असेसमेंट करोगे। NCP नर्सिंग केयर प्लान जो होता है ना कि आपने एज ए नर्स किस तरह का ख्याल रखना है, और ये सारी चीज़ें आप करोगे और इसमें आपका जो है ये इम्प्लीमेंटेशन आता है, ठीक है। ये जो है उसके आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं। अच्छा, इसके बाद है एवॉल्वेट या एवॉल्वेशन। एवॉल्वेशन मतलब इज़ टू जज और टू अप्रेज, जो आपने काम किया अभी तक, प्लानिंग तक और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तक, ठीक है। अब उसका नतीजा क्या निकला, आपने इतना सारा सब कुछ किया, मरीज़ को असेस किया, फिर डायग्नोस किया, फिर जो है आपने प्लानिंग बनाई, फिर आपने जो है उसको इवॉल्वेट इम्प्लीमेंट किया। अब इन सब चीज़ों का नतीजा क्या आया, वो होगा इवॉल्वेशन, ठीक है। ये आखिरी और 5th फेज़ है, ठीक है। आखिरी तो नहीं कह सकते बल्कि 5th फेज़ है, क्योंकि अब इसमें एक और भी उस शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इवॉल्वेटिंग क्या है कि आपने जो प्लान बनाया या आपने जो जिस तरीके से मरीज़ का ख्याल रखा, जो पर्पसफुल एक्टिविटी की, ठीक है, उसका नतीजा क्या निकला। मरीज़ जो है वो आपने जो गोल सेट किया था कि मरीज़ मेरे हाथ से सही हो के जाएगा, वो अचीव हुआ, ऐसा हुआ या नहीं, ठीक है। मतलब आपका जो नर्सिंग केयर था वो सही इफ़ेक्टिव था या नहीं, इवॉल्वेशन में हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि
इवैल्यूएशन में हमें पता चलता है कि मरीज़ को या तो टर्मिनेट करना है, मतलब हाँ वो जो है सही हुआ तो आप उसको टर्मिनेट करते हो, मतलब डिस्चार्ज करते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, मॉडिफाई, मतलब अपने प्लान में चेंजेस लेके आते हो। क्यों चेंजेस लेके आओगे? अगर आपका मरीज़ सही नहीं हुआ, आपके गोल अचीव नहीं हुए, तो फिर आप क्या करोगे, प्लान को मॉडिफाई करोगे, ठीक है, चेंजेस लेके आओगे। इसके अलावा कंटिन्यू मतलब ये कि अगर आपको अभी मज़ीद टाइम की ज़रूरत है और आपका जो है प्लान अभी तक सही नहीं है या पेशेंट आपका सही नहीं हुआ और आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो फिर वो कंटिन्यू में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिखना, जो भी आप कर रहे हो यू शुड डॉक्यूमेंट इट, ठीक है, आप लिखोगे। तो ये जो है ये लिखा हुआ है कि रिटन और टाइप्ड लीगल रिकॉर्ड ऑफ ऑल पार्ट पेशेंट इंटरेक्शन विद द पेशेंट, ठीक है। मतलब ये कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने चीज़ें की जो लीगली है, उसका आपके पास एक लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये मरीज़ मेरे पास आया था, मैंने इसका ये किया वो किया, इसका जो है इस तरीके से असेसमेंट किया, इस तरीके से डायग्नोस किया, प्लानिंग ये बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका नतीजा ये निकला। पेशेंट रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो है बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप जो है अदर हेल्थ प्रोफेशनल के, मतलब किसी दूसरे नर्स, किसी डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस कर सकते हो। उसको जो है आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि मैंने इस तरीके से काम किया था तो वो मरीज़ सही हो गया था। तो अगर दूसरा कोई पेशेंट आता है तो आपके पास होगा, आपके पास केयर प्लानिंग होगी, आपके पास क्वालिटी केयर रिव्यू कर सकते हो आपके, मैंने इस तरीके से उसका रिसर्च भी कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है, डिसीजन ले सकते हो, आप मरीज़ को मज़ीद एजुकेट कर सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी होगी क्योंकि कानूनी तौर पर ये ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गाइडलाइन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वही बताया गया है कि आप डॉक्यूमेंट करोगे किसी चीज़ को तो कैसे करोगे कि वो कॉन्साइज, लेजिबल एंड क्लियर होना चाहिए, कि बिल्कुल मतलब जो भी आप लिख रहे हो बिल्कुल कॉन्साइज, हर बंदा उसको आसानी से पढ़ सके और आसानी से समझ आ सके, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, जो असेसमेंट और चीज़ें आपने की हैं वो बिल्कुल सही हो, ठीक है। और सारी चीज़ें जो लीगली आपको रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपको लीगली चाहिए वो उसमें पूरे तौर पर सही हो। ऐसा ना हो कि आपने जो है वो कोई अपनी तरफ से इधर उधर का कुछ लिखा हो। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब ये कि अपनी तरफ से सोचना कि मैंने आगे क्या करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनल हायर लेवल ऑफ थिंकिंग टू डिफाइन अ पेशेंट्स प्रॉब्लम, कि आपके पास कोई मरीज़ आया तो आप जो है उसके मसले के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हाई लेवल थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, कि उसका जो मसला है क्यों है, किस एविडेंस बेस्ड है, मतलब ये कि किस मसले से हैं और किस वजूहात से हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आप उसके बाद जो है अपना केयर प्लान बना सकते हो और उसको केयर दे सकते हो, स्पेशली चॉइसेस बना सकते हो कि मैंने ये रास्ता अपनाना है या ये रास्ता अपनाना है, ठीक है। उसके बाद आप क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आप ये सब कुछ करते हो। इसमें हम कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मतलब जो आम लोग कर रहे हैं आपने उनसे 2 कदम आगे जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और बहुत ज़्यादा जो है अपना दिमाग उसमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें आपका जो है कॉग्निटिव प्रोसेस लिखा गया है कि मतलब दिमागी काम है ये, कि आप दिमाग से काम लोगे, आप जो है इंफॉर्मेशन उससे लोगे, उससे जो है साइंस सिम्टम और ये सारी चीज़ें वो आपके काम के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से मरीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करना है, किस तरीके से उसका ख्याल रखना है, ठीक है। इसमें जो है क्रिटिकल एनालाइज, मतलब ये कि आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन तैयार करोगे और मरीज़ से पूछोगे घुमा फिरा के, ठीक है, तो वो आपको जवाब देंगे, जवाब से आपको पता चलेगा कि किस तरह। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आपने पढ़ा होगा। डिडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव कि आप किसी ख़ास जो है वो किसी ख़ास मसले से जनरल, मतलब स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ जा रहे हो, और डिडक्टिव में आप जनरल से स्पेसिफ़िक की तरफ आ रहे हो। जैसे किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया है, तो मलेरिया में आप इंडक्टिव रीजनिंग करोगे तो पहले आप मलेरिया से स्टार्ट करोगे कि मलेरिया है तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, फैमिली में किसी और को ये बीमारी है या नहीं है, या पहले थी, इस तरीके से आप मलेरिया से ही स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर जनरल डिडक्टिव रीजनिंग आप करोगे तो डिडक्टिव में क्या करोगे कि पहले जनरल, घर में कोई और बीमार है या सर में दर्द है या क्या है, फिर आप उसके बाद जो है आके मलेरिया पे कि हाँ पहले कभी मलेरिया हुआ है या अब हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती है। फिर इसके बाद कंसेप्ट मैपिंग, वही बात है कि आप जो है प्लानिंग करोगे, जो कंसेप्ट मैपिंग कहलाता है, ठीक है। आप अपने जहन के अंदर चीज़ें
डालोगे कि अब मैंने क्या करना है। कॉग्निटिव मैप्स जिसको हम कहते हैं कि दिमागी तौर पर अपने दिमाग के अंदर एक नक्शा बनाना और उसको जाके अप्लाई करना जो कि मरीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके आउटकम्स आएंगे और आपके इसके स्टेप्स आपको बताए गए हैं कि डायग्राम मतलब एक बेसिक स्केलेटन, एक ढांचा सा बनाना है, ठीक है। फिर वो डेटा जो आपने लिया है वो एनालाइज और कैटेगराइज करना है, मतलब उसको देखना है, फिर उसका डायग्नोज बनाना है, फिर आपने अपने गोल सेट करने हैं और उसके बाद आपने मरीज़ के रिस्पांस को देखना है कि किस तरह वो सही है। यानी ये आपको उसके नर्सिंग केयर प्लान के कुछ मतलब लिस्ट दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन, ठीक है, यू कैन सी दैट एंड यू कैन रीड दैट। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।